सो वेलकम बैक यू गाइज, माय नेम इज़ विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। आई होप आप सभी लोगों ने वीडियो लेक्चर सीरीज के 3 पार्ट देखे होंगे। वीडियो लेक्चर सीरीज का चौथा पार्ट है और इसमें हम लोग एक्सटर्नल रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने बेसिकली चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ा। हमने देखा कि भारत किस तरीके से 1955 में पहला एक रिलेशन डेवलप करता है, पंचियल एग्रीमेंट, वो भी चाइना के साथ। देन उसके बाद वो वांडुंग सम्मेलन और उसके बाद 1961 के अंदर वो बेलग्रेड समिट भी करता है। और ऐसे करते करते भारत जो है धीरे धीरे करके अपने जो एक्सटर्नल रिलेशन है, बाहरी देश के रिलेशन है, उस पर पूरी तरीके से फोकस करता है। और क्योंकि हमने अभी पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, एग्जाम्पल के लिए 1955 वाला आपको याद रखना है, जो पंचशील एग्रीमेंट है। और पंचशील एग्रीमेंट आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पंचशील एग्रीमेंट इस वाले चैप्टर में नहीं बल्कि कंपटीशन लेवल के चैप्टर्स में भी आता है। 1955 में ही सेम महीना आगे पीछे हो सकता है, वांडुंग सम्मेलन हुआ था। और वांडुंग मीटिंग के बारे में जिसको नहीं पता है, आप उसे हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज को जाके देख सकते हैं। एंड देन उसके बाद 1961 के अंदर बेलग्रेड समिट हुआ था, और बेलग्रेड मीटिंग को भी यूगोस्लाविया के अंदर नेम फाउंडिंग करने के लिए बनाया गया था। अभी सारा का सारा मैं बेसिक क्विक रिकैप के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लेक्चर सीरीज में पहली, दूसरी, तीसरी में सारी चीज़ें बताई जा चुकी है। नहीं देखा है तो उसे वॉच आउट जरूर करिएगा, क्योंकि वहां से आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा कि पूरा चैप्टर किस लय में चल रहा है। अब ये वीडियो लेक्चर सीरीज का 4th पार्ट है। इस 4th पार्ट के अंदर अब हम ये जानने वाले हैं कि भारत किस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसीज में बदलाव करता है, क्यों करता है, उसके पीछे का रीजन था 1962 के अंदर जो युद्ध हुआ था, इंडो सिनो वॉर, चीन के साथ युद्ध हुआ था। और उसके बाद 1965 के अंदर पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था। अब ऐसे में ये जो तो वॉर है ना, इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि आने वाले समय में कोई भी पड़ोसी मुल्क या दूसरी कंट्री अटैक कर सकती है। तो ऐसे में अपने आप को डिफेंस करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हमें भी न्यूक्लियर पावर शक्ति होना पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है, कभी भी अटैक कर सकता है। तो हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा जो इन फ्यूचर हमारी युद्ध में मदद कर सके। अब ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ वाई हम इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी पढ़ने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि भारत परमाणु नीति में किस तरह से अपनी विचारधारा को रखता है। तो सबसे पहले आज़ादी के टाइम पीरियड पर, जब शास्त्री जी थे उस टाइम पीरियड पे तो नहीं, नेहरू जी देश के पहले पीएम थे। उन्होंने कहा था कि यार देखो, हम लोग एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल बम के लिए तो करने वाले नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भाई बम का उद्देश्य देश को सर्वनाश फैलाने के लिए हो सकता है। उस टाइम पीरियड पे परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल शांति के लिए यूज़ करा जाता था। और उसके बाद हमने खुद भी प्लेज लिया था कि भैया अगर पूरी दुनिया निशस्त्रीकरण हो सकती है, यानी कि डिसआर्ममेंट हो सकती है, तो हम लोग भी परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ऐसा हुआ भी। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द रैपिडली बिल्डिंग अ मॉडर्न इंडिया। धीरे धीरे हम लोगों ने साइंस टेक्नोलॉजी पे फोकस करा और हम लोग अपने आप की ग्रोथ करते रहे। लेकिन पड़ोसी मुल्क जिस तरीके से मैं अमेरिका की बात करूं, मैं कनाडा की बात करूं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं परमाणु हथियार बनाए जा रहे थे। और दैट इज़ वाई हमारे दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्ति होमी जहांगीर बाबा, इन्होंने 1944 के अंदर ये डिसाइड कर लिया था कि देश में एटॉमिक एनर्जी होनी चाहिए। और हमारे इंडिया को न्यूक्लियर टेस्टिंग करने वाला पहला व्यक्ति, चीफ आर्किटेक्ट, वो है होमी जहांगीर बाबा। अगर आप लोगों ने ओपनहाइमर मूवी नहीं देखी है तो ओपनहाइमर मूवी देखना, किस तरीके से दुनिया में पहली बार न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी, वो भी अमेरिका के द्वारा। बहुत बड़ी बात है यूएसएसआर को पूरी तरीके से हराने के लिए। देन फाइनली हमारे इंडिया के अंदर भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। सो ओपनहाइमर मूवी से एक चीज़ इंस्पायर हमें समझ में ये आती है कि किस तरीके से देश के अंदर सबसे पहला व्यक्ति जो था उसने न्यूक्लियर टेस्ट करा। और ऑफकोर्स वो न्यूक्लियर टेस्ट हमारी भगवत गीता से उसने प्रेरणा ली थी। तो बैक टू द पॉइंट, अगर हम इंडिया की तरफ आए तो होमी जहांगीर बाबा ने पूरी तरीके से फोकस करा कि हमें न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए। न्यूक्लियर टेस्टिंग इसलिए नहीं कि हमें देश की सबसे पावरफुल कंट्री बनना है। न्यूक्लियर टेस्टिंग का मेन मकसद यही था कि अगर कभी भी ऐसा हो, हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, तो उसके बदले में जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ पावर होनी चाहिए। दैट इज़ वाई यहाँ पे होमी जहांगीर बाबा ने टेस्टिंग करी। चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट 1964 के अंदर कर दिया था, बहुत बड़ी बात है। 1962 के अंदर उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक करा और उसके बाद 1964 में सबसे पहला पड़ोसी मुल्क जिससे हमारी दुश्मनी हुई थी, वहाँ पे उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। तो ऐसे में अगर हम ये कहें
कि उस टाइम पीरियड पे जो पावरफुल कंट्रियां थी, जो न्यूक्लियर पावर पहले से ही बना चुकी थी, जिन्हें हम कह सकते हैं यूएन मेंबर। यूएन मेंबर को याद रखने का तरीका आपको पहले ही बता दिया मैंने, एफ रेस आप याद रखिएगा। एफ रेस मीन्स फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। अब यहाँ पे इन 5 कंट्री ने सबसे पहले, सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर के व्यक्ति हैं ये लोग, कंट्री हैं सॉरी, और इन लोगों ने सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्टिंग करके दिखा दी। जब इन लोगों ने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी तो इन्होंने इंटरनेशनली लेवल पे डिक्लेयर कर दिया कि जिन जिन कंट्री ने न्यूक्लियर टेस्टिंग अब करेंगी उसके ऊपर एक तरीके से इकोनॉमिक डिसबैंड लगा दिया जाएगा, जो बिल्कुल बुरा होगा। क्यों? क्योंकि 1964 में इन लोगों ने, 1964 में तो चाइना ने करी थी, लेकिन दूसरी यूरोप की कंट्रियों ने न्यूक्लियर टेस्टिंग पहले ही कर ली थी और अपने आप को शक्तिशाली बना दिया था। 1963 5 अगस्त के दिन LTBT हुआ था। LTBT का होता है लिमिटेशन टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि इन्होंने उन सभी कंट्री जो नई विकसित कंट्रियां हैं उन कंट्री के ऊपर एक तरीके से पाबंदी लगा दी। और पाबंदी लगाने के लिए न्यूक्लियर टेस्टिंग बोला कि कोई भी इस टेस्टिंग को वायुमंडल में, बाहरी अंतरिक्ष में और पानी के भीतर नहीं कर सकता है, इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। जो इसके मेंबर हैं ये चीज़ उन पे लागू हो सकती है, लेकिन जो इसके मेंबर ही नहीं है उन पे ये चीज़ लागू क्यों करी जाएगी? दैट इज़ वाई LTBT जो है पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ फेथफुल नहीं है सभी कंट्री के लिए। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्री ने तो सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ली, और जब उन लोगों ने न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ली और उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि अब कोई भी कंट्री नहीं करेगा न्यूक्लियर टेस्टिंग, तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद NPT भी कहा गया। NPT 1970 में हुआ, 5 मार्च को। NPT क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति जिनके पास वेपन्स बन चुका है या न्यूक्लियर टेस्टिंग की वो जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें इन लोगों ने कर ली है, और अब ये दूसरी कंट्री को नहीं देंगे, किसी भी कंट्री को इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। सो दैट इज़ वाई जब टेस्टिंग हो रही है और टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड नहीं मिलेगी तो दूसरी कंट्री बना ही नहीं सकती है। तो आप कह सकते हो कि दोनों की दोनों संधि LTBT NPT पूरी तरीके से गलत है, और इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी कंट्रियां इसका पार्ट बन रही थी उनके साथ मैं कह सकता हूँ लॉयल तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही है। सो दैट इज़ वाई अब हम लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने कहा कि भाई अगर हम लोग भी इसके ऊपर साइन कर देते हैं तो ऐसे में हमारे साथ भी यही होगा कि ना तो हम क्या कहते हैं पूरी तरीके से न्यूक्लियर टेस्टिंग कर पाएंगे, और ना ही उन कंट्री से हम क्या कहते हैं जो भी टेक्नोलॉजी होती है वो उन कंट्री से नहीं ले पाएंगे जो हमें एक तरीके से हेल्प कर सकते हैं न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए। तो ऐसे में भारत को दोनों की दोनों संधि बिल्कुल नागवारा साबित हुई और भारत ने खुद साइन नहीं करे। हालांकि अगर आप देखो तो भारत 1963 और 1970 के LTBT और NPT में साइन कर सकता था, लेकिन भारत को लगा ये बिल्कुल गलत है, ये फेथफुल नहीं है, क्योंकि या तो आप खुद परमाणु हथियार बनाते नहीं और उसके बाद पूरी दुनिया को कहते हैं कि कोई भी परमाणु हथियार ना बनाए तो समझ में आता है, लेकिन पहले आप लोगों ने खुद परमाणु न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ली है, और न्यूक्लियर टेस्टिंग खुद करने के बाद दूसरी अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्री को आप कह रहे हो कि वो परमाणु हथियार ना बनाए, तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। दैट इज़ वाई भारत ने इस संधि को, NPT को और LTBT को भेदभाव पूर्ण माना, पूरी तरीके से इसमें साइन करने से मना कर दिया कि हम साइन करने को तैयार नहीं है। इंडिया कह रहा था कि या तो आप पूरी तरीके से कहो कि पूरी दुनिया में सभी परमाणु हथियार को डिसबैंड कर दे, और या तो फिर सबको आप परमिशन दो बनाने के लिए। सबसे पहली बात तो कोई कंट्री कैसे डिसाइड कर सकती है कि भारत परमाणु टेस्टिंग करेगा या नहीं करेगा? पैसा हमारा, ज़मीन हमारी, लेबर हमारा, है ना, तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल पे ये दादागिरी या डोमिनेंस ही हो सकता है, दैट इज़ वाई ऐसा हो रहा था। लेकिन कब होता है हमारे इंडिया के अंदर? हमारे इंडिया के अंदर सरकार जब पूरी तरीके से बहुत पावरफुल में आती है, पावर में आती है, तो जब जाके ही कोई ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे कोई काम हो सकते हैं। तो 1971 के चुनाव में पहली बार इंदिरा गांधी बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी के साथ पावर में आती है, और उस समय स्लोगन चलता है इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया। इट मीन्स दैट इंदिरा गांधी बहुत शक्तिशाली नेता बनी, और शक्तिशाली नेता के साथ इंदिरा गांधी ने पहला न्यूक्लियर टेस्टिंग करवाया 1974 में, और उसका नाम था, कोडेड नेम, स्माइलिंग बुद्धा, बुद्धा मुस्कुराते हैं। बट अनफॉर्चुनेट पहला न्यूक्लियर टेस्ट पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ। बहुत पैसा लगा, लेकिन हमारा पहला
न्यूक्लियर टेस्ट फ्लॉप हुआ। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे ऑपरेशन शक्ति करा मई के अंदर 1998 में, और ये टेस्टिंग पूरी तरीके से सेकंड टेस्टिंग थी, भारत की बहुत पैसा लगा था और ये कामयाब हुआ। तो इंडिया की पहली न्यूक्लियर पॉलिसी जब कामयाब हुई तो हमने पूरी तरीके से कहा कि भैया हमारा मेन मकसद है इसको बनाने का या इसको इन्वेंट करने का कि पूरे समाज के अंदर हम एक तरीके से निवारण का काम कर सके। और हम सबसे पहली बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम इसका पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई भी कंट्री के साथ अगर हमारा युद्ध होता है तो हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हमने ये भी कहा कि हम जितनी भी कंट्री है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं, परमाणु हथियार है ही नहीं, हम उन कंट्री के ऊपर तो कभी परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इस हिसाब से आप देख सकते हो कि दूसरी जो पावरफुल कंट्री है उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, जबकि हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग करने के बावजूद हमने इस चीज़ को बोला। अब न्यूक्लियर टेस्टिंग से रिलेटेड एक मूवी है जॉन अब्राहम की, परमाणु। आप उसे ज़रूर देखिएगा, किस तरीके से मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने किस तरीके से परमाणु टेस्टिंग करा और किस तरीके से उन्होंने मतलब अमेरिका की 24 घंटे हमारे ऊपर निगाहें होती थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसे बिल्कुल सही तरीके से टेस्टिंग करके दिखाया। तो बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से आप कह सकते हो हमारा मेन मकसद था इस टेस्टिंग को करके दिखा के पूरी दुनिया को न्यूक्लियर टेस्टिंग या न्यूक्लियर फ्री कर देना, कि ताकि सभी कंट्री अपने न्यूक्लियर को डिसआर्म कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाल फिलहाल में 2014 के अंदर मोदी जी की गवर्नमेंट आती है और मोदी जी की गवर्नमेंट के अंदर ये बोला गया कि अब हम अटल बिहारी वाजपेयी के नक्शे कदम पे तो हैं, लेकिन अगर कोई कंट्री हमसे युद्ध करती है तो अब हम ये नो फर्स्ट यूज़ वाला सिस्टम है ही नहीं। अगर हमें लगता है कि हमें अटैक करना है न्यूक्लियर टेस्टिंग का या न्यूक्लियर बम का यूज़ करना है तो हम पहले भी यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स दैट अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था नो फर्स्ट यूज़, लेकिन यहाँ पे आपके मोदी साहब कहते हैं रिव्यूड मतलब हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी कि हमें यूज़ करना है या नहीं करना है। इट मीन्स दैट उन्होंने सीधा और सिंपल भाषा के अंदर बोल दिया कि हम पहले भी अटैक कर सकते हैं। तो देखो, समय बदलता है, नीति बदलनी पड़ती है, सोच विचार बदलने पड़ते हैं। दैट इज़ वाई इस तरीके से हमारे न्यूक्लियर पॉलिसीज़ के अंदर चेंजेस हुए, और जहाँ हमें गलत लगा तो हमें वो गलत लगा और हमने उसके खिलाफ स्टेप लेने की शुरुआत करी। सो आई होप दैट ये 4th पार्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ का आपको समझ में आया होगा। इस पूरे चैप्टर में इतना ही था। और एक जानकारी के लिए आप हमारे ऐप पे ज़रूर जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप हमने दे रखा है लिंक, उसका जाके ज्वाइन करिएगा। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर के रिगार्डिंग और दोनों बुक जो भी हैं पॉलिटिकल साइंस की, उसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। सो दिस इज इट दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।